जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य प्रबंधन, इस वीडियो में सामान्य प्रबंधन जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में सामान्य प्रबंधन के वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, व्यक्ति विशेष का वह गुण जिसमें वह लोगों से कार्य करवाता है, तो ये नेतृत्व। व्यक्ति विशेष का वह गुण जिसमें वह लोगों से कार्य करवाता है, तो ये नेतृत्व वाला गुण। प्रश्न नंबर दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म रिक्त स्थान का गठन करता है, तो ये बृहत पर्यावरण का। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म रिक्त स्थान का गठन करता है, तो बृहत पर्यावरण का। प्रश्न नंबर तीसरा, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में तीनों चरण नियंत्रण हटाना, सीखना और रिक्त स्थान है, तो ये पुनर्हिमन। एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में तीनों चरण नियंत्रण हटाना, सीखना और रिक्त स्थान है, तो ये पुनर्हिमन। प्रश्न नंबर चौथा, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है, तो ये नगद। संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है, तो ये नगद वाले प्रकार से जाना जाता है। प्रश्न नंबर पांचवा, मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये टिकाऊ माल। मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये टिकाऊ माल। प्रश्न नंबर छठा, आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार विभाजित करना क्या कहलाता है, तो ये जनसांख्यिकी विभाजन। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार विभाजित करना क्या कहलाता है, तो जनसांख्यिकी विभाजीकरण। प्रश्न नंबर सातवां, अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन क्या कहलाता है, तो ये मनोवृत्तीय परख विभाजन। अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यांकन के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन क्या कहलाता है, तो मनोवृत्ति परख विभाजन। प्रश्न नंबर आठवां, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है, तो ये खाता मूल्य। बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है, तो ये खाता मूल्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर नौवां, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य रिक्त स्थान है, तो ये वित्तीय लेन देन से संबंधित। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है, वित्तीय लेन देन से संबंधित। प्रश्न नंबर 10वां, गुडविल या साख रिक्त स्थान का एक उदाहरण है, तो यह अमूर्त परिसंपत्ति का। गुडविल या साख रिक्त स्थान का एक उदाहरण है, तो यह अमूर्त परिसंपत्ति का। प्रश्न नंबर 11वां, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु रिक्त स्थान होता है, तो यह ग्राहक होता है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु कौन होता है, ग्राहक होता है। प्रश्न नंबर 12वां, व्यवसाय की भावी नीतियों का आंकिक पूर्वानुमान क्या कहलाता है, तो यह बजट कहलाता है। व्यवसाय की भावी नीतियों का आंकिक पूर्वानुमान क्या कहलाता है, तो यह बजट कहलाता है। प्रश्न नंबर 13वां, ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयास करते हैं, तो यह संगठन कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयास करते हैं, तो यह संगठन कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, संगठन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार होते हैं। संगठन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 15, साझा संगठन कैसा संगठन है, तो ये मिश्रित संगठन। साझा संगठन कैसा संगठन है, तो मिश्रित संगठन है। प्रश्न नंबर 16,
किस संगठन में सहयोगी फर्म अपने मुख्य कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी रहती है? तो ये नेटवर्क संगठन के माध्यम से। किस संगठन में सहयोगी फर्म अपने मुख्य कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी रहती है? तो नेटवर्क संगठन से। प्रश्न नंबर 17, किस विभागीकरण में मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है? तो ये क्रियात्मक विभागीकरण में। किस विभागीकरण में मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है? तो क्रियात्मक विभागीकरण में। प्रश्न नंबर 18, क्रियात्मक विभागीकरण में रिक्त स्थान का लाभ मिलता है? तो ये श्रम विभाजन का। क्रियात्मक विभागीकरण में रिक्त स्थान का लाभ मिलता है? तो ये श्रम विभाजन का लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 19, ऐसे संस्था जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती है और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैली होती है? तो ये भौगोलिक विभागीकरण। ऐसी संस्था जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती है और उसकी शाखाएं देश विदेश में फैली होती है? तो ये भौगोलिक विभागीकरण होती है। प्रश्न नंबर 20वां, भारतीय जीवन बीमा ने अपने कार्यकलाप के लिए किस विभागीकरण को अपनाया था? तो ये भौगोलिक विभागीकरण को। भारतीय जीवन बीमा ने अपने कार्यकलाप के लिए किस विभागीकरण को अपनाया था? तो भौगोलिक विभागीकरण को। प्रश्न नंबर 21, ऐसी संगठन संरचना जिसमें अधिकारों और दायित्वों का प्रवाह लंबवत होता है? तो ये रेखा संगठन। ऐसी संगठन संरचना जिसमें अधिकारों और दायित्वों का प्रवाह लंबवत होता है? तो ये रेखा संगठन में। प्रश्न नंबर 20वां, किस विभागीकरण में रीति रिवाजों, फैशन, संस्कृति आदि पर उचित ध्यान दिया जाता है? तो ये भौगोलिक विभागीकरण पर। किस विभागीकरण में रीति रिवाजों, फैशन, संस्कृति आदि पर उचित ध्यान दिया जाता है? तो ये भौगोलिक विभागीकरण में। प्रश्न नंबर 23, किस विभागीकरण में समन्वय व नियंत्रण में आसानी रहती है? तो ये क्रियात्मक विभागीकरण में। किस विभागीकरण में समन्वय एवं नियंत्रण में आसानी रहती है? तो क्रियात्मक विभागीकरण में। प्रश्न नंबर 24, कौन सा संगठन छोटे आकार की एक अल्पकालीन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है? तो ये साझा संगठन। कौन सा संगठन छोटे आकार की एक अल्पकालीन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है? तो ये साझा संगठन। प्रश्न नंबर 25, किस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है? तो ये कार्यात्मक संगठन में। किस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है? तो कार्यात्मक संगठन में। प्रश्न नंबर 26, कार्यात्मक संगठन का विकास किसने किया था? तो ये टेलर ने। कार्यात्मक संगठन का विकास किसने किया था? तो ये टेलर ने किया था। प्रश्न नंबर 27, किस संगठन को सैनिक पद्धति भी कहा जाता है? तो ये रेखा संगठन को। किस संगठन को सैनिक पद्धति भी कहा जाता है? तो ये रेखा संगठन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, निर्णय प्रबंधन की कैसी प्रक्रिया है? तो ये सार्वभौमिक क्रिया है। निर्णय प्रबंधन की कैसी क्रिया है? तो सार्वभौमिक क्रिया है। प्रश्न नंबर 29, प्रबंधन में जब भूतकालीन तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो इस प्रबंधन की कौन सी विचारधारा कहते हैं? तो ये अनुभवाश्रित विचारधारा। प्रबंधन में जब भूतकालीन तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो इसे प्रबंधन की कौन सी विचारधारा कहते हैं? तो अनुभवाश्रित विचारधारा। प्रश्न नंबर 30वां, पूंजी संरचना में शुद्ध आय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डेविड ड्रेंडन। पूंजी संरचना में शुद्ध आय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डेविड ड्रेंडन ने। प्रश्न नंबर 31, अल्प पूंजीकरण का प्रभाव है? तो ये श्रम संबंधों में तनाव। अल्प पूंजीकरण का प्रभाव है तो श्रम संबंधों में तनाव। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।